हेलो बच्चों, वेलकम टू निशान डिजिटल। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सेट 2 पेपर का सॉल्यूशन। सेट 1 आपने कर लिया था, थोड़ा इजी सॉल्यूशन था। दूसरा वाला भी काफी एवरेज सॉल्यूशन रहा है यहाँ का। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो बायो का था। हमारे केमिस्ट्री के सेक्शन में हम बात करते हैं तो है पहला क्वेश्चन अपना है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो पहली बात करते हैं, मिल्क इज लेफ्ट ऑफ एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ड्यूरिंग समर। अगर समर में आप अगर मिल्क को रख देते हो तो मिल्क में क्या होता है बेटा, कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, बिल्कुल ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंड आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, बिल्कुल इसमें भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। तो यहां पर आंसर आना चाहिए आपका, ये आंसर आएगा आपका डी वाला ऑप्शन। क्या आएगा बेटा आपका, डी वाला ऑप्शन। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन में आए हैं अपन, तो देखना यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल विच ऑफ द सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इन द थिन वायर। थिन वायर में प्रॉपर्टी कौन सी होती है, थिन वायर में कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। तो आंसर आएगा इसका बी आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना, ये भी अपना केमिस्ट्री का होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रॉपर्टी डाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, डाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हैं। इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर द गैस प्रोड्यूस इज पास्ड थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब, विच कंटेन्स। तो उसमें होता है बेटा आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है उसमें, कैल्शियम क्लोराइड। कहानी यहीं पर है। आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, हाँ वो भी अपनी केमिस्ट्री का है। सेलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग अ कार्बन कंपाउंड हैविंग कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ध्यान से सुनना, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी होना चाहिए और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ही होना चाहिए। बट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा प्रोपाइन, क्योंकि देखो बेटा इसमें होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो एक एक आया, तो आंसर आएगा इसका प्रोपाइन। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो अपना नहीं है। तो नेक्स्ट अपन सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अपना केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है असेशन रीजन में 17 नंबर क्वेश्चन। तो हम सीधा 17 की तरफ अपन को लेना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। तो यहां से अपन 17 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ठीक देखो, ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर अकम्पनीड विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। हर एक रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हीट एंड लाइट को इवोल्यूट करती है। बिल्कुल ये सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक, बिल्कुल ये भी सही बात है। बट बेटा इससे कोई रीजन समझ नहीं आता है हमें। तो इसका आंसर आना चाहिए कि असेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम नहीं बोलेंगे। तो इसका आंसर आएगा बी। क्लियर है कहानी बेटा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो है, अगला वाला भी अपना नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन सॉरी अपना ही क्वेश्चन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन भी अपना है। 17 के बाद 18, 19 क्वेश्चन अपना है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। बिल्कुल हमें कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे डाइल्यूट करना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी सही बात है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल ये भी सही बात है। बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं मानता हूं कि यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि यहां पर हम अगर उसका डाइल्यूट कंप्लीटली हो रहा है तो उसको धीरे 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 इजीली आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर लग रहा है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। अगला वाला क्वेश्चन है, तो अगला अपना बायो का स्टार्ट हो गया है। इसके बाद जस्ट अपन 25 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो 25 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है बेटा, तो एक एक करके अपन देखते हैं। 22 आ गया, 22, 23, 24, ये अपना क्वेश्चन है। शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये बेटा सीधा क्लास का क्वेश्चन उठ के आ गया अपने पास। राइट द नेम ऑफ केटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले केटाइन एनाइन की बात करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा MgCl2। क्या फॉर्मूला होता है, MgCl2। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैग्नीशियम जो है आपके पास, उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं नॉर्मल तो 2,8,2 होता है बेटा। और क्लोरीन जो होता है उसका होता है बेटा 2,8,7। बेटा यहां पे ध्यान से सुनना,
सुनना आप, मैग्नीशियम को अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं? 8। या तो ये 6 एक्सेप्ट कर ले या 2 डोनेट कर दे। तो ये क्या करेगा बेटा? 2 को डोनेट करेगा। अब यहां पर 2 डोनेट तो कर देगा, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको डोनेट कर दिया, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा। क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस, ठीक है। पर ये तो 1 को ही दिया, इसने कहा कि क्लोरीन के साथ एक और क्लोरीन को लाओ भैया आप, तो 2,8,7 यहां पर भी आ गया और यहां पर भी -1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो यहां पर माइनस चार्ज लग गया। तो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर बड़ा इजी सा कंसेप्ट हो गया कि ये आंसर आएगा Mg और 2 Cl। क्या बनेगा बेटा? MgCl2। तो यहां पर अगर मैं बात करूं केटाइन की, तो आपका जो केटाइन होगा वो होगा मैग्नीशियम, ठीक है। और आपके अगर मैं एनाइन की बात करूं तो एनाइन होगा आपका Cl-। क्लियर है कहानी? ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन भी अपना ही है, ध्यान से सुनना। अगले क्वेश्चन में हमें क्या क्या जा रहा है, देखो ध्यान से सुनना। हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर? तो मोस्टली जिंक जो आपको मिलेगा वो ZnS की फॉर्म में मिलेगा। किसकी फॉर्म में मिलेगा बेटा? ZnS की फॉर्म में मिलेगा। किस में मिलेगा? ZnS। और ZnS को बोलते हैं बेटा जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं इसको? जिंक ब्लेंड। इसे जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जिंक ब्लेंड है तो इसका सबसे पहले क्या कहते हैं? एस है। अब यहाँ पे एस है मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसकी करेंगे बेटा रोस्टिंग। क्या करेंगे? इसकी रोस्टिंग करेंगे। अब रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे? ZnS प्लस O2। तो क्या बनेगा बेटा? ZnO प्लस O2। फिर उसके बाद इसका करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे बेटा? रिडक्शन। और तो रिडक्शन में क्या होता है? इस ZnA का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Zn प्लस O2। समझ में आ गई बेटा? कैल्सिनेशन क्यों नहीं करी सर? कैल्सिनेशन बेटा उसमें होती है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन देना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था बेटा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा वो है 28। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 28। तो 28 पे सीधा अपन भागते हैं, 28 क्वेश्चन पे देखते हैं। 27, 28 देखो ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर उसके आंसर लिख देंगे अपन। सैंपल ऑफ द 4 मेटल दे रखा है ABCD, 4 सैंपल दे रखा है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये कह रखा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी होती है, इसमें नो रिएक्शन है, इसमें नो रिएक्शन है। क्या क्या है वो अभी सब पता लग जाएगा। द रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन ऐसा कुछ दे रखा है, आप इस पे ध्यान ही मत देना क्योंकि क्वेश्चन यहां से सोल्व नहीं यहीं से सोल्व हो रहा है। क्या सोल्व हो रहा है? ध्यान से सुनना। विच ऑफ द मेटल, अब आप तो मेटल याद रख लो कि मैं मेटल ABCD किसको मान रहा हूं, तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं ABCD। क्वेश्चन मेरे पास है, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो A अगर मैं आयरन मान रहा हूं, A मान रहा हूं मैं आयरन, B है आपका कॉपर, C है आपका जिंक और D है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है बेटा। आप ध्यान से सुनना, ये कह रहा है विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसमें सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव कौन सी होगी? कॉपर। तो पहले का आंसर आएगा बेटा कॉपर। कॉपर इज अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इफ C मतलब कौन है? जिंक। C इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो मतलब यहां पर देखो बेटा, अगर जिंक की रिएक्शन में CuSO4 से कर दूं तो रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस Cu, बिकॉज हमें पता है बेटा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव। क्या होता है बेटा? ये मोर रिएक्टिव होता है और जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अरेंज द मेटल ABCD इन ऑर्डर टू ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी डिक्रीजिंग का मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको बता दो बेटा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें। फिर उसके बाद आ जाएंगे बेटा अपन किस पे आ जाएंगे? फिर अपना आएगा जिंक। जिंक के बाद आएगा आपका आयरन और आयरन के सबसे लास्ट में फिर आएगा बेटा कॉपर। समझ में आ गई बेटा बात? तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। समझ में आ गई? तो ये आपके क्वेश्चन थे बेटा। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आते हैं अपना 32 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका रहेगा इसमें, तो ध्यान से सुनना। 32 नाम का जो क्वेश्चन है वो करेंगे अपन। तो 32 पे चले जाते हैं बेटा फटाफट। तो 32 वाला क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या कह रहा है ये? व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो उसका आंसर लिखेंगे नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो बेटा हम बैलेंस करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। किसकी वजह से करते हैं बेटा? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। किसकी वजह से करते हैं? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। यानी आप ये ध्यान रखना बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए?
इक्वल होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसलिए हम इस सबको बैलेंस करते हैं, इसलिए लॉज ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन आपको इसमें लिखना था। अब बैलेंस करना है आपको केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन देखना बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर लिखा हुआ है ZnH3PO4, तो यहां पे 3 है, तो यहां पे क्या लगा दो बेटा, मैं जिंक को वापस लिखता हूं, Zn प्लस H3PO4 गिव्स Zn3 और PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, यही इक्वेशन है बेटा आपकी। तो ध्यान से सुनना, यहां पर कितने हैं Zn 3, तो यहां पे 3 लगा दो बेटा। 3 लगाने के बाद यहां पर 6, तो यहां पर लगा दूंगा मैं 2। यहां पे 2 लगाते क्या हो गया, 6 हो गया, और ये 6 होता है, यहां पे कितना लगाना पड़ेगा बेटा मुझे 3। तो इसमें ऐसा आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है, आप चेक कर लो, इसमें आंसर यही आना चाहिए। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो वो है अपना और वाला, ये भी अपना ही क्वेश्चन है, सीधा क्लास का सीधा क्वेश्चन उठ के आया है, टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन अपन ने करवाया था। ठीक है बेटा, आप जुड़े हुए हैं निशान डिजिटल के साथ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस रिएक्शन दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो मैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराता हूं, पीपीटी कैसे बनती है। तो बेटा पीपीटी बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक बढ़िया सी डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है। मैं रिएक्शन करता हूं NaCl प्लस AgNO3। तो क्या होगा बेटा, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होगा इसमें, Na जो है NO3 बन जाएगा, NaNO3 एक बन जाएगा, और एक बनेगा बेटा AgCl, और ये AgCl जो है एक वाइट पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, वाइट पीपीटी। ये क्वेश्चन पूछा था इसने। डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करते हैं तो यहां पर एक सॉल्ट बनता है और एक क्या बनता है, एक पीपीटी बनती है, वाइट प्रेसिपिटेट। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि सोल्यूबल नहीं होता है, और वो कहां आता है, उसके जो भी आप सब्सटेंस, जो भी रिएक्टर आप काम में ले रहे हो, उसके बॉटम में जो चीज जमा हो जाती है उसे पीपीटी बोलते हैं। एग्जांपल मैंने बता दिया NaCl प्लस AgNO3, तो NaNO3 प्लस AgCl। आप और दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो प्रेसिपिटेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपना 34 क्वेश्चन आएगा बेटा। तो 34 क्वेश्चन भी अपना ही है केमिस्ट्री का। तो 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन C4H10, गिव रीजन व्हाई प्रोपेन हैज नो आइसोमर्स। अब ध्यान से सुनना, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ये भी मैंने क्लास में करवाया था, सेम बेटा सेम डिट्टो क्वेश्चन वही का वही आया अपने पास। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले लिखेंगे अपन C4H10। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें स्ट्रक्चर आइसोमर में आप बना सकते हो चेन आइसोमर। क्या बनाओगे बेटा, चेन आइसोमर। अब बेटा मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि अगर आइसोमर के IUPAC नेम अगर सेम है तो वो आपका आइसोमर नहीं होगा। तो इसके बना के देखते हैं सबसे पहले। तो ये बनाया मैंने CH3 CH2 CH2 और ये CH3, ये 4 कार्बन है बेटा आपके पास। ठीक है, ये तो बन गया ब्यूटेन। ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और ये CH3। और कुछ बन सकता है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं बन सकता सर, 2 ही बनेंगे। तो 2 आइसोमर आपको बनाने थे, इसमें दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर आपके बन गए। वो पूछ रहा है कि प्रोपेन का आइसोमर क्यों नहीं बनेगा। प्रोपेन को देख लेते हैं बेटा, CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है, अब इसका आइसोमर बना के बताओ कि सर ऐसे बना दूंगा ना मैं, CH3 CH और CH3। मैंने कहा IUPAC नेम डिफरेंट होना चाहिए। इसमें इसका नाम क्या हो रहा है, N-ब्यूटेन। क्या नाम हो रहा है इसका बेटा, N-ब्यूटेन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो रहा है, 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो रहा है बेटा इसका, प्रोपेन। 2-मिथाइल प्रोपेन नाम हो रहा है इसका। तो यहां पर दोनों का डिफरेंट नाम हो रहा है तो फिर अपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो 1 2 3, इसका नाम भी प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन। तो यहां पर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बना ही नहीं सकते, बिकॉज 3 कार्बन का मिनिमम स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां पर IUPAC नेम डिफरेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, यानी प्रोपेन अपना आइसोमर शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी यही है, ध्यान से सुनना। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने, What happens when butane is burnt in air? ब्यूटेन है बेटा, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चल जाते हैं अपन यहां पे, लिखो ब्यूटेन जो होता है एयर में बर्न हो रहा है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेम ऑब्टेन व्हेन ब्यूटेन एंड ब्यूटाइन बोथ द बर्न इन द एयर। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, और इस सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी में करा रखा है बेटा, आपको ध्यान से सुनना। आप होता क्या है देखो,
देखो यहां पे लिखेंगे अपन C4H10। अगर मैं इसको जलाता हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस H2O। अब मैं इसको बैलेंस करने का भी बात बता देता हूं आपको। यहां पर 4 आएगा, यहां पे 5 आएगा और यहां पे आएगा, मैं इसको करता हूं, इसका वैल्यू होती है 3n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3 × 4 + 1 डिवाइड बाई 2। कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 13/2। तो यहां लिख दो 13/2। आप सोल्व करके देख लो, आंसर यही आ रहा है क्या। देखिए देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन गिन लो, देखिए बेटा कितना है, 10 है, 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन गिनना बेटा, 13/2 × O2, 13 ऑक्सीजन है। देखिए 13 ऑक्सीजन होंगे, 5 और 8, 8 और 5 13, 13 ऑक्सीजन है। बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि ब्यूटेन को जलाने पे तो क्या होती है, क्लीन फ्लेम आती है। क्या आती है बेटा, क्लीन फ्लेम आती है। लेकिन अगर हम ब्यूटाइन को जलाते हैं, ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ये यहां पे C आएगा ओनली, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कह रहा है कि जब इसको जलाते हैं तो स्मोकी फ्लेम आती है। स्मोकी फ्लेम आती है, क्यों आती है, ड्यू टू बेटा इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड होने की वजह से यहां पर ये क्या गया, स्मोकी फ्लेम देगा। और ये सूटी फ्लेम जिसको बोलते हैं अपन, सूटी फ्लेम भी लिखाया था बेटा मैंने, सूटी फ्लेम। तो ये सूटी फ्लेम देगा और ये अपने आप को एकदम क्लीन फ्लेम देगा, बिकॉज यहां पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एक क्लीन फ्लेम देता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक स्मोकी या सूटी फ्लेम देता है। समझ में आ गई बेटा बात। तो ये अपना क्वेश्चन था। अगला एक और क्वेश्चन है इसमें, अगला बी वाला भी अपना ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। बी वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगले पे आ जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है आपसे, गिव द रीजन वाई कार्बन के नाइदर C4+ आयंस एंड। ये तो डिट्टो वैसा का वैसा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, आपको वैसा का वैसा दे दिया मैंने, ठीक है। कॉपी में खूब करवाया था बेटा आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, गिव द रीजन वाई कार्बन के नाइदर C4+ कैटायंस एंड C4- एनायन बट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से सुनना, देखो यहां पर C4+ लगाना है और यहां पे C4- लगाना है। आपके पास पता है यहां पे कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर प्रोटॉन होते हैं बेटा, कार्बन के पास 6 होते हैं, ठीक है। और कार्बन के पास यहां पे प्रोटॉन कितने होंगे, 6, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4+ होते ही कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा यहां पर मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जितनी हम कार्बन को एनर्जी दे नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर इसमें देखो बेटा, यहां पर 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कभी भी होल्ड नहीं कर सकते, तो होल्डिंग कैपेसिटी इज नॉट इनफ to hold 10 electron by 6 proton। समझ में आ गई बेटा बात, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसीलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। व्हाट यू मीन बाय द फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये लिख लिया आपने, क्लियर है, समझ में आ गया। मैं यहीं पर दोबारा करता हूं बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाला ये कहता है बेटा कि फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप से आपको ये पता लगता है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, डिफाइन होती है, ठीक है। आप ये याद रखना, फंक्शनल ग्रुप आपके कार्बन कंपाउंड का क्या डिसाइड करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड, राइट द ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो यहां पर देखो बेटा, एथेनॉल का फॉर्मूला दे रखा है CH3CH2OH। तो यहां पर कौन सा होगा बेटा, एल्कोहल। क्या होगा इसका नाम बेटा, एल्कोहल होगा। नंबर 2 बात करेंगे बेटा, तो इसमें OH ग्रुप है ना, तो ये एल्कोहल हो जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं बेटा एथेनोइक एसिड पे। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CH2, सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसको सही करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये होता क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बेटा बात? अरे क्लियर है कहानी, बड़ा आसान है। तो फंक्शनल ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, इसलिए अलग अलग होते हैं। और यहां पर बात करें, ये एल्कोहल होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्लियर है कहानी भैया? तो ये अपने क्वेश्चन थे। अगला नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, अब सीधा अपन मिलेंगे बेटा सेक्शन ई के, जो लास्ट वाला सेक्शन है ई, उसका भी सबसे लास्ट में पार्ट है 38 वाला। यहां पर अपना मेजर क्वेश्चन बनता है, तो उसी को स्टार्ट करते हैं बेटा, 38 का मेजर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करें भैया, ये लो अपना 38 का क्वेश्चन। ठीक है, एक केस बेस्ड स्टडी है। कॉमन सोल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर डेली लाइफ। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड एंड इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बहुत सारे होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, बटर एंड मीट्स, इसमें काम आता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब ये पूछ रहा है कि नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच कॉमन सोल्ट इज ऑब्टेन्ड। तो बेटा याद रखना, कॉमन सोल्ट बनाने के लिए आपको चाहिए NaOH और आपको चाहिए HCl। तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl प्लस H2O बन गया आपका। ठीक है, स्टेट द नेचर, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑफ सोडियम क्लोराइड, गिव द रीजन फॉर जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो जस्टिफिकेशन क्या देना है बेटा, याद रखना कि जब भी यहां पर HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। और आपको पता है कि जब एसिड देखिए बेटा, जब भी बेस एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। और आपको एक चीज बता दो बेटा मैं, यहां पर सॉल्ट जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट जो बनेगा उसकी pH लेवल जो होगी वो होगी बेटा 7। और 7 नंबर का सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। याद रख लगे, तो यहां पर इसका जो आएगा वो न्यूट्रल आएगा। और सोडियम क्लोराइड गिव रीजन हमने दे दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और सोल्ट जो होगा उसकी pH लेवल 7 होगी। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड through the aqueous solution of sodium chloride called brine solution, and name the product obtained along with the corresponding places of electrolytic cell where each of the case product is obtained। ये वाला क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से सुनना। करना क्या है इसमें, देखो बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यहां पर एक परमेएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से लगाएंगे, बैटरी में यहां पर पॉजिटिव होगा और यहां पर नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट को इन्होंने बोला बेटा एनोड और यहां पर बोला बेटा कैथोड। ठीक है, अब यहां से क्या आ रहा है, NaCl का सॉल्यूशन आ रहा है, NaCl यहां से जा रहा है बेटा, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, NaOH भी मिलेगा, क्योंकि अंदर क्या है, H2O भी है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, जैसे NaCl इसके अंदर जाएगा तो ये NaCl टूटेगा, तो यहां पर बेटा ध्यान रखना, यहां पर जो 2-4 गैसें बनेगी। अब एक बात याद रखना बेटा कि यहां पर क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। तो एनोड पे कौन सी गैस होगी, Cl2 गैस होगी। ठीक है, और कैथोड नेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, क्लोरीन जो गैस है वो एनोड पे रिलीज होगी, और हाइड्रोजन जो गैस है H2 गैस है वो कैथोड पे रिलीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का यही साइन रहता है। ये क्वेश्चन हो गया बेटा अपना। अगला वाला जो क्वेश्चन है और वाला, उसको देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, यही अपना लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का अपना लास्ट क्वेश्चन होता है, हाउ इज वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो सोडियम क्लोराइड से बनाएंगे अपन इसको, तो फॉर्मूला होता है बेटा आपका NaCl की रिएक्शन करवानी है आपको H2O प्लस CO2 से, H2 और CO2 से रिएक्शन कराएंगे प्लस NH3 के साथ, तो आपका जो ये फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। अब
इस NaSCO3 को हम क्या करेंगे बेटा, इस NaSCO3 को अपन क्या करेंगे, ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाना है ना, तो NaSCO3 को अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अपन ट्वाइस ऑफ NaCO3 को गर्म कर देंगे बेटा, और गर्म करने के बाद हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब इस Na2CO3 को बाद हम करेंगे बेटा इसको प्लस 10H2O, 10 मॉलिक्यूल इसमें आ जाएंगे, तो यहां पे बनेगा आपका Na2CO3 डॉट 10H2O, जो कि क्रिस्टलाइन वाटर होता है। जो रिएक्शन अपन करते हैं वो कंप्लीटली यहां से आती है। तो हमें ये याद रखना है कि वॉशिंग सोडा अगर आपको बनाना है तो किससे बनाओगे आप, सोडियम क्लोराइड से बनाने के लिए आप H2 और CO2 इसमें लगाओगे, इसकी NH3 से रिएक्शन कराओगे, NH4Cl बन गया, NaCO3 बन गया। इस NaCO3 को आप गर्म करोगे तो आपको Na2CO3 मिल जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगा और H2 मिल जाएगा। जब इसमें 10 वाटर क्रिस्टलाइन के जोड़ेंगे तो आपको यहां पर वॉशिंग सोडा कंप्लीटली मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? तो ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे बेटा, एक एक करके मैंने कोशिश करी है सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट सेट नंबर 3 में अपन को आपको मिलते हैं, जहां पर आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर मिलेगा, वो भी एक मेरे हिसाब से तो एक एवरेज पेपर था, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।